लक्की ने डिम्पल को फोन लगाने के लिए फोन उठाया ही था कि इतने में उसके फोन पर किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। लक्की ने उस नंबर को देखा, लेकिन उसे याद नहीं आया कि यह किसका नंबर था। वो बिस्तर से उठा और उसने फोन उठाकर बोला, हेलो लक्की बाबा, मैं काशीनाथ बोल रहा हूं। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? सामने से काशीनाथ जी ने पूछा। लक्की ने जैसे ही उनका नाम सुना, सबसे पहले उसने कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी। वो नहीं चाहता था कि उसकी और काशीनाथ जी की बातें कोई भी सुने। नहीं नहीं काशीनाथ जी, कहिए क्या बात है और ये नंबर किसका है? लक्की ने फिर से अपने बिस्तर पर आकर पूछा। अरे वो मेरे ऑफिस का नंबर था। लोग रात को भी उसी पर फोन करते थे, इसलिए मैंने एक नया सिम कार्ड खरीद लिया था। शाम होते ही उसे बंद कर देता हूं और इसे चालू। काशीनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लक्की ने उनकी बात पर सिर हिलाया और पूछा, जी काशीनाथ जी बताइए, कहिए क्या बात है? लक्की बाबा, रुस्तम डांगी का फोन आया था। मैंने जब उसे आज सुबह फोन किया था तो उसे बताया कि आप दिल्ली में ही हैं और गरीबी की परीक्षा दे रहे हैं। फिर मैंने उसे यह भी बताया कि आपने अभी परसों ही परीक्षा पास भी कर ली है और अब आप अपने परिवार के सारे पावर्स का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बात सुनकर उसने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहता है। काशीनाथ जी ने कहा। यह सुनते ही लक्की की भौहें तन गई और उसने पूछा, मुझसे मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो क्या है ना कि उसे यह पता नहीं था कि आप यहीं पर हैं और वो एक बार बस आपसे मिलकर आपको देखना चाहता है। और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप उसे बता सकते हैं। दिल्ली में उसका अच्छा खासा रोब चलता है। काशीनाथ जी ने कहा था, असल में अग्रवाल एंड अग्रवाल फर्मस का बिजनेस ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाहर के बहुत से देशों में फैला हुआ था। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसके अंदर 1 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते थे। लेकिन लक्की की परिवार की रीत ही यही थी कि जब तक कोई भी आदमी परीक्षा को पास नहीं करता तब तक उसे बिजनेस का दारोमदार नहीं बनाया जा सकता था। ठीक है, मैं मिल लूंगा उनसे, लक्की ने कहा। वो वैसे भी बहुत सीधा और साधारण सा आदमी था और इतने सालों बाद अपनी कंपनी के लोगों से मिलना उसके लिए कुछ नया होने वाला था। ठीक है, तो मैं उसे फोन कर देता हूं। वो कल सुबह ही आपसे मिलने के लिए आपके कॉलेज पहुंच जाएगा। काशीनाथ जी ने कहा। नहीं, आप उन्हें कॉलेज मत भेजिए, आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए। मैं खुद ही उनसे मिलने के लिए चला जाऊंगा। वैसे भी यहां पर मिलना ठीक नहीं होगा, लक्की ने कहा। वो रुस्तम डांगी को कॉलेज में बुलाकर जबरदस्ती की हवाबाजी नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि अगर किसी ने रुस्तम के साथ उसे देख लिया तो लोग उससे सवाल पूछ पूछ कर उसका जीना दुश्वार कर देंगे और वो अभी कुछ दिन और आराम से सुकून से जीना चाहता था। एक बार यहां से बाहर निकलने के बाद तो उसे कंपनी के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को बदलना ही था। लेकिन लक्की बाबा, आप परिवार का हिस्सा है। आने वाले वक्त में आपको इसकी कमान संभालना है। ऐसे में अगर आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो ये नियमों के खिलाफ हो जाएगा ना। रुस्तम डांगी तो सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास का ही इलाका देखता है। ऐसे में आपका उससे मिलने के लिए परेशान होना कहां तक ठीक है? मैं उसी को बोल देता हूं, वो आपसे मिल लेगा, काशीनाथ जी ने फिर से जिद करते हुए कहा। वो नहीं चाहते थे कि लक्की कमान संभालने से पहले ही लोगों के सामने इतना सीधा नजर आने लगे, वरना लोग उसकी परवाह करना बंद कर देते। नहीं काशीनाथ जी, मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि जब तक मैं काम नहीं संभालता तब तक तो मैं उनसे मिलने के लिए जा ही सकता हूं। वैसे भी उनसे मिलने के बहाने मैं थोड़ा शहर भी देख लूंगा। लक्की ने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा। इतने साल इतनी गरीबी देखने के बाद अब वो समझ गया था कि सादगी से बड़ी कोई पूंजी नहीं थी। ठीक है लक्की बाबा, आप अपने से बड़ी उम्र के लोगों से भी इतने प्यार से बात करते हैं, कोई भी आपका मुरीद हो जाएगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं रुस्तम को बोल दूंगा कि आप खुद उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, काशीनाथ जी ने कहा। ठीक है काशीनाथ जी, लक्की ने कहा और फोन काट दिया। जैसे ही उसने फोन रखा और वो खिड़कियों को खोलने के लिए बाहर जा ही रहा था, इतने में फिर से काशीनाथ जी का फोन आया। हेलो लक्की बाबा, रुस्तम कह रहा था कि वो गोल्डन मेंशन होटल में कल लंच के लिए जाने वाला है, तो आप भी लंच के लिए उसके साथ जा पाएंगे या मैं जगह बदलवा दूं? काशीनाथ जी ने कहा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे कहना कि मैं 1 बजे के आसपास वहां पहुंच जाऊंगा।
लक्की ने कहा। उसके बाद उसने फोन रखा और सारे खिड़की दरवाजे खोलकर अपने पलंग पर लेट गया। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर आया, डिंपल की यादों ने फिर से उसे घेर लिया था। आज कहने को उसके पास सब कुछ था। वो डिंपल को सब कुछ दे सकता था जो वो चाहती थी, लेकिन फिर भी डिंपल उसके साथ नहीं थी। लक्की को अपने लिए नहीं बल्कि डिंपल के लिए बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि अगर उसने परीक्षा को कुछ दिन पहले ही पास कर लिया होता तो आज शायद डिंपल उसके साथ होती। उसने फिर से अपना फोन उठाया और डिंपल का नंबर निकालने लगा। लेकिन मैं क्या कहूं उससे, लक्की ने अपने आप से पूछा। जब काफी देर तक उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फोन को वापस रख दिया और अपनी आंखों को बंद करके लेट गया। लक्की को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। जब थोड़ी देर बाद उसे कमरे में किसी के आने की आवाज ही सुनाई दी, तब उसकी नींद खुली और उसने देखा कि अमित, प्रीतम और गर्वित वापस आ गए थे। वो तीनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे और बातों में वो इतना मशगूल थे कि वो भूल गए थे कि लक्की अपने बिस्तर पर सो रहा था। यार, ये प्रशांत एक नंबर का गधा आदमी निकला यार। खाना खाने के बाद उसे गाना गाने की क्या जरूरत थी? साले ने पूरे खाने का टेस्ट ही खराब कर दिया। गर्वित ने उसके ऊपर बरसते हुए कहा, हाँ, और लाट साहब यहां तक भी नहीं माने भाई। पता है कि जब बारिश हो रही है तो मत जाओ ना, लेकिन इतनी बारिश में कोयल को पीछे बिठाकर पूरे देश में अपनी बुलेट से पटाखे फोड़ने हैं। हद है, प्रीतम ने कहा और बोतल में से पानी पीने लगा। हाँ ठीक है, अब और कितनी गालियां दोगे उसे? पूरे रास्ते इतनी गालियां दी, पेट नहीं भरा। उधर देखो, लक्की सो रहा है, इसलिए उसे परेशान मत करो, अमित ने कहा और लक्की की ओर देखने लगा। उसकी आंखें आधी खुली और आधी बंद थीं। गर्वित और प्रीतम फ्रेश होने के लिए चले गए और अमित भी अपना तौलिया लेकर उनके पीछे पीछे हो लिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो आसमान काफी साफ नजर आ रहा था। कल की बारिश के बाद कैंपस, सड़कें और मैदान सब धुल चुके थे। जिस हिसाब से पानी भरा हुआ था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि बारिश पूरी रात ही चली थी। दूसरी और तीसरी क्लास के ब्रेक के बीच जब लक्की ने थोड़ी देर सुस्ताने के लिए अपना सिर बेंच पर टिकाया ही था कि अमित भागा भागा उसकी क्लास में घुसा और लक्की को झड़कते हुए उठाते हुए बोला, लक्की, कोयल के साथ गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब क्या हो गया उसके साथ? पास बैठे ही गर्वित ने कहा। प्रीतम, जो कि अमित की ओर देख रहा था, उसने उसके मजे लेते हुए कहा, अबे अबे तेरा डिपार्टमेंट ना रोशनी की प्रॉब्लम झेलने का है, कोयल की नहीं। इस बात पर लक्की और गर्वित भी मुस्कुरा दिए। अबे तू 2 मिनट चुप रह, और लक्की की ओर देखकर बोला, भाई, कल रात कोयल बाइक से गिर गई। अमित ने कहा, हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है? बात तो तब होती जब कोयल जी बाइक पर बैठकर कार में से गिर जाती। प्रीतम ने फिर से कोयल का मजाक उड़ाते हुए कहा। अमित ने उसे घूर कर देखा, लेकिन इस बात पर तो उसे और भी ज्यादा हंसी आ गई थी। एक बार हंसने के बाद गर्वित ने पूछा, लेकिन वो गिरी कैसे? अबे यार, कल रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब वो और प्रशांत जोश जोश में बाइक पर दिल्ली नापने निकल गए। बस थोड़ी ही देर में उनकी बाइक कहीं पर फिसली और मैडम गिर गई। अमित ने कहा, अच्छा तो फिर उसे बचाने कौन आया? चेतन मित्तल? प्रीतम ने फिर से उसके मजे लेते हुए कहा। अमित ने प्रीतम के बाल पकड़े और जोर से खींच दिए। प्रीतम चिल्लाने लगा और उसकी आवाज से बाकी के क्लास में भी हल्ला होने लगा। इसीलिए अमित ने उसके बाल छोड़े और लक्की की ओर देखते हुए बोला, मैं अभी मैदान के आउटर एरिया में प्रैक्टिस कर रहा था तो रोशनी का फोन आया। उसने बताया कि प्रशांत कल रात को कोयल को अपने साथ बाइक पर ले गया था और दोनों गिर पड़े। फिर कोयल को अस्पताल ले गए। रोशनी और बाकी लोग भी सुबह सुबह जल्दी उससे मिलने के लिए अस्पताल पहुंच गए और उसने कहा कि हमें भी उससे मिलने के लिए आना चाहिए। अमित ने एक ही सांस में अपनी बात खत्म करते हुए कहा। प्रीतम और गर्वित एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कल उसने लक्की के साथ जिस तरह का व्यवहार किया था और वो जिस तरह से प्रशांत के सामने बन रही थी, उसके बाद उन दोनों ने कसम खा ली थी कि वो अब कोयल की कभी शक्ल नहीं देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि वो अमित को ना कर पाते। अमित अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चलो हम लोग भी उसकी खबर लेकर आते हैं भाई। आखिर उसने हमें कल ट्रीट दी थी यार। भले ही उसकी जुबान कैसी भी हो, लेकिन उसका मन अच्छा है, अमित ने कहा और अपनी नजर नीचे कर ली।
उसे मालूम था कि इस बात पर उसके तीनों दोस्त उसे बहुत गालियां देने वाले थे। अच्छा चलो भाई, अब नमक खाया है तो फर्ज भी अदा करना ही पड़ेगा, प्रीतम ने कहा और अपनी बेंच पर से उठ गया। गर्वित भी उसके पीछे पीछे खड़ा हो गया। तीनों बाहर निकलने को ही थे कि अमित ने लक्की को देखा। वो अभी भी वहीं पर बैठा कुछ सोच रहा था। क्या हो गया, तू नहीं आ रहा क्या? अमित ने पूछा। नहीं यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं आया ना तो उसकी तबीयत मेरी शक्ल देखकर और खराब हो जाएगी, लक्की ने छुटकी लेते हुए कहा। वो उसके ना आने के पीछे का असली कारण उन तीनों को नहीं बताना चाहता था। अमित भी उसकी बात समझ गया था, इसलिए उसने दोबारा नहीं पूछा और प्रीतम और गर्वित को अपने साथ लेकर निकल गया। इधर जैसे ही वो लोग कॉलेज से बाहर निकले, उसके थोड़ी ही देर बाद लक्की भी बाहर आ गया था। उसने कॉलेज से थोड़ी दूर जाकर अपने लिए एक टैक्सी बुलाई और सीधा होटल गोल्डन मैंशन के लिए निकल गया। जब ड्राइवर ने लक्की के मुंह से होटल गोल्डन मैंशन का नाम सुना तो वो चौंक गया। जिस हिसाब से उसने कपड़े पहने थे, ड्राइवर को तो लग रहा था कि उस हिसाब से तो लक्की सिर्फ वहां खाने का सपना ही देख सकता था। होटल गोल्डन मैंशन दिल्ली के सबसे बड़े होटल में से एक था। थोड़ी ही देर में उसकी टैक्सी एक बड़ी सी नीली शीशे वाली बिल्डिंग के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। दरवाजे के बाहर गार्ड खड़े थे और ऊपर होटल गोल्डन मैंशन का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। जैसे ही लक्की गाड़ी से उतरकर होटल में गया, उसने देखा कि वह ढेर सारी गाड़ियां खड़ी थीं और वो दरवाजा, जो उसे दूर से देखने में काफी छोटा लग रहा था, वो लगभग 2 मंजिलों जितना ऊंचा था। लक्की उस दरवाजे की ओर बढ़ा। गार्ड ने उसे पहले ही आता देख लिया था और उसने भी उसकी नजरों को भांप लिया। उसने गेट पर अपना नाम लिया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था और फर्श पर महंगा मार्बल लगा हुआ था। आसपास चारों ओर खुशबूदार माहौल था। सब लोगों ने वहां सूट बूट पहन रखे थे और लक्की अपनी चप्पल में ही उठकर चला आया था। वो बिना इधर उधर की चकाचौंध पर ध्यान दिए सीधा लिफ्ट की ओर चला गया। उसने अपना फोन निकाला और देखा, उसमें लिखा था कि उसे कमरा नंबर 888 में जाना था। लक्की ने फिर से अपना फोन जेब में रखा और जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाजा बंद करने के लिए बटन दबाने ही वाला था कि उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसकी दिशा में बढ़ती चली आ रही थी। वो उसे हाथ से लिफ्ट को रोकने का इशारा भी कर रही थी। लक्की ने बटन पर से तो अपना हाथ हटा लिया था, लेकिन वो उस लड़की पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। वो वाकई बला की खूबसूरत थी। जैसे जैसे वो पास आई, लक्की ने देखा कि उसका चेहरा गोल और पलकें बड़ी बड़ी थीं। उसकी शक्ल से ही वो काफी उत्साह में नजर आ रही थी। उसने नीले रंग का ब्लेजर पहना हुआ था और नीले रंग की ट्राउजर, उसके गले में एक छोटा सा डायमंड का नेकलेस भी था। वो लड़की लिफ्ट में घुसी और लक्की से थोड़ी सी दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। लक्की भले ही उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी नजर उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? घूर क्यों रहे हो? उस लड़की ने लक्की को फटकारते हुए कहा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आई सॉरी, लक्की ने अपनी नजर नीचे करते हुए कहा, लेकिन उसकी नजर बाज आने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो वापस उसकी गर्दन पर टिक्की जा रही थी। लक्की अब उसकी कमर तक आते बालों को देख रहा था। क्या क्या देख रहे हो, नॉनसेंस? लड़की ने फिर से पलटकर कहा। उसे एहसास हो गया था कि लक्की की नजरें अभी भी उसी के ऊपर टिक्की हुई थी। इस बार उसकी आवाज सुनकर लक्की के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसकी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी थी और अचानक ही उसे एहसास हुआ कि उसकी नाक में से खून बहना शुरू हो गया था। लक्की ने जोर से सांस खींची और अपना सिर ऊपर की ओर उठा लिया। लड़की ने उसे इस तरह देखा और बोली, ओह शिट, तुम्हारे होठों पर खून लगा हुआ है। रुमाल नहीं है क्या? साफ करो इसे, उस लड़की ने नाक को सिकोड़ते हुए कहा। इससे पहले कि लक्की अपनी जेब से रुमाल निकालता, उसे अपनी नाक में खुजली सी महसूस हुई और अगले ही पल छींक आ गई, इससे पहले कि वो अपने हाथ से अपने नाक को ढक पाता। सामने खड़ी लड़की की सफेद शर्ट पर उसके खून के कुछ छींटे लग चुके थे। ओ माय गॉड, तुम! लड़की ने अपनी शर्ट पर लगे धब्बे को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। आई एम सॉरी, लक्की ने हड़बड़ाते हुए कहा और अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसकी शर्ट पर लगे खून को पोंछने लगा।
लेकिन इसी बीच लक्की का हाथ गलती से लड़की के सीने पर चला गया। लक्की को भी इस बात का एहसास हो गया था कि जल्दबाजी में उससे गलती हो गई थी और वो लड़की भी उसे घूर कर देख रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई साले, ठरकी कहीं के, लड़की ने गुस्से में कहा और लक्की को पीछे की ओर धक्का दे दिया। लक्की की पीठ पर चोट लगी और इतने में लिफ्ट भी रुक गई। वो लड़की उसे गुस्से से देखे जा रही थी। नहीं, मुझसे मुझसे गलती, मैं तो बस खून। इससे पहले कि लक्की आगे कुछ कहता, वो लड़की जोर से चिल्लाने लगी, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। ये सुनकर लक्की के कान खड़े हो गए थे। उसने देखा कि 2 गार्ड भागे भागे उसकी ओर आ रहे थे। उन 2 गार्ड्स को आते हुए देखकर वो घबरा गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लक्की अपनी इस हरकत की वजह से जेल जाने वाला था या फिर रूस्तम डांगी उसे बचा लेगा?